सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको आंसर भी मिलेंगे। ये मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर लगा रखा है विद आंसर्स। पूरे आंसर डिटेल में निकाल रखे हैं विद हेडिंग्स। अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बिजनेस एनालिटिक्स का आपका पेपर कराया था और सेम वही पेपर रखा हुआ आपका सोल वालों का आया था जो रेगुलर का डिस्कस किया था। और ऐसा ही यहाँ होने वाला है। आपके सारे टॉपिक्स यहाँ कवर हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी या क्या चीज़ डिटेल में पढ़नी है वो आपको बता दूंगा। तो आप और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और ये पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा वो बता दूंगा, लिंक वगैरह मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं इसको। और 90 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का होगा। देन इंस्ट्रक्शन क्लियर है, सारे क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, सारे क्वेश्चन पार्ट में, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स का आया था वैसे ही है। ठीक है, देन यहाँ आ जाता है पहला क्वेश्चन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है और मैनेजमेंट जो है वो एक ही सिक्के के दो साइड हैं। इस बात पे अपना कमेंट करो, इसको इलेबोरेट कर दो। ठीक है, एक्सप्लेन द जर्मन मॉडल एक्सप्लेन कर दो और हाईलाइट कर दो इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। ऐसे इसका और पार्ट बोर्ड इन जापानीज मॉडल की बात कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करो। कौटिल्य की इन्फ्लुएंस मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या है, तो उस चीज़ पे आपको नोट लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, इनसाइडर ट्रेडिंग का है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एक्शन सूट्स का है, तो पॉपुलर इन इंडिया क्यों हुआ। तो ये ऐसे चॉइस में है। हम डायरेक्ट आंसर्स पे चलते हैं, वहीं पे मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। अब कमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट इंडीड क्लोजली कनेक्टेड, ये बहुत ही क्लोज तो है, ये दोनों आपस में क्लोज हैं, बट दे फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। मतलब दोनों का लेवल ऑफ फंक्शनिंग अलग अलग है। वो क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अब बता देंगे, फिर मैनेजमेंट में बता देंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है, रेफर टू फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम, प्रोसेस के बारे में, जो कि अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है अपने कॉरपोरेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इट प्राइमरली कंसर्न द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर इसका ज़्यादा ध्यान होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ना ज़्यादा ध्यान दे रखा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिपेंडेंट डायरेक्टर इतने होने चाहिए सारी कमिटीज़ वगैरह में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, सेटिंग कॉर्पोरेट पॉलिसी सेट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट विद ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या होता है, ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट इज अबाउट डे टू डे ऑपरेशन, मैनेज करना ऑपरेशन को, जो कि रोज होते हैं। इट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ज़्यादा सेम 2 या सेम 3 में पढ़ा होगा आपने। पहले प्लान, फिर ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, देन कंट्रोलिंग। ठीक है, और ये साइक्लिक प्रोसेस होता है पूरा ऐसे। तो कंपनीज एक्टिविटीज टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल एंड द सेट बाय द बोर्ड द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसकी रिलेशनशिप क्या आ रही है, रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे फिर। कोर गवर्नेंस सेट द विजन एंड स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस जो है वो विजन स्ट्रेटेजी सेट करता है, बट मैनेजमेंट क्या करता है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है भाई। देन गवर्नेंस इंश्योर कंप्लाइंस, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, कंप्लाइंस होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सारा काम। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में। ठीक है, मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, उसकी एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि वो एफिशिएंटली काम कितना हो पा रहा है और प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं है। वाइल गवर्नेंस इज कंसिडर ऑन हैंड्स ऑफ रोल, हैंड्स ऑफ रोल पे वो करती है, और मैनेजमेंट हैंड्स ऑन, मतलब कि ये एज अ बैक एंड हो गई और ये फ्रंट एंड हो गई, कि फ्रंट में काम ये चल मतलब यहाँ तुमने रोल्स बना दिए सारे, जो पीछे के काम है मतलब कागज़ पे लिख दिए, लेकिन प्रैक्टिकल काम तुम्हारा यहीं पे हो रहा है भाई। ठीक है, दस बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। गुड गवर्नेंस इंश्योर दैट मैनेजमेंट फंक्शन विद अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। बिना अच्छे मैनेजमेंट के आप अपने गोल्स या गवर्नेंस इफेक्टिवली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। बोथ आर टू साइड ऑफ द कॉइन, तो ऐसे ही दो सिक्के हैं, हेड और टेल की तरह। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जर्मन मॉडल को डिस्कस करो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। सीधा सीधा आ गया, मॉडल के बारे में आपको जो कुछ पता है ना वो इसमें पेल देना है, लेकिन फ्रेम कैसे करना है आंसर वो ऐसे करना है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस भी बतानी है और एक्सप्लेनेशन देनी है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे इसका। ठीक है, जर्मन मॉडल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इज ऑफन रेफर टू डुअल बोर्ड सिस्टम होगा, मतलब उसमें 2 बोर्ड रहेंगे। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन जर्मनी एंड
हैज़ इन्फ्लुएंस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन सेवरल कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज। मतलब कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज में ये मतलब इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। एंग्लो अमेरिकन मॉडल की तरह नहीं है जो कि फोकस करता था शेयर होल्डर की प्राइमेसी पे, लेकिन यहाँ शेयर होल्डर ओरिएंटेड अप्रोच जो है जर्मन मॉडल में थोड़ी एम्फेसाइज की गई है। इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ को भी रखेंगे साथ में, क्रेडिटर को भी रखेंगे और सोसाइटी को भी साथ में लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास वाला काम हो रहा है यहाँ, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ जर्मन मॉडल, स्ट्रक्चर क्या था? मैनेजमेंट बोर्ड था, सुपरवाइजरी बोर्ड था, और हाँ मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी बोर्ड इसमें दो दे रखे हैं, दो सेपरेट बोर्ड, डुअल का था। तो मैनेजमेंट बोर्ड इसमें क्या था? रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डू मैनेजमेंट का चीज़ आ रही है तो डे टू डे आप डाल सकते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा रही है बार बार। ऑफ द कंपनी मेंबर्स आर एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव जो है वो अपॉइंट होते हैं फिक्स टर्म्स के लिए इसमें, ठीक है। कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस और ओवर रूल्ड, मतलब किसी और की प्रेरणा, मतलब किसी और से प्रेरणा लेके नहीं चलेगा या किसी और के द्वारा डोमिनेंस नहीं होगा इस पर बाय द सुपरवाइजरी बोर्ड इन डेली मैटर्स, ठीक है। देन सुपरवाइजरी बोर्ड में क्या आता है? सुपरवाइजरी बोर्ड में आता है रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, कोई एडवाइस देने के लिए मैनेजमेंट बोर्ड की, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। कौन कौन होते हैं? शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। को डिटर्मिनेशन इसको टर्म दिया गया है, आप याद रख सकते हैं। बाकी भारी टर्म सिंपल लैंग्वेज में लिखो, समझ में आए एग्जामिनर को भी, कोई दिक्कत नहीं है चेक करने वाले को, ठीक है। कैन नॉट इंटरफेयर इन ऑपरेशनल डिसीजन बट हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव की ऑपरेशन। इंटरफेयर नहीं करेंगे ऑपरेशन के डिसीजन में, बट अथॉरिटी क्या है? अप्रूव करने का। कॉर्पोरेट एक्शन जो भी लिया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा है, जो भी हो रहा है उसको अप्रूव करने का काम तो ये करेंगे। देन इसके की फीचर पाए जाते हैं, ठीक है। की फीचर क्या है? डुअल बोर्ड सिस्टम है भाई, मैनेजमेंट और कंट्रोल साथ में, क्लियर सेपरेशन है। एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सुपरवाइजरी बोर्ड में, जो भी बताया, को डिटर्मिनेशन लो आ गया, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, लंबे चीज़ के लिए सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करता है। स्टेक होल्डर सेंट्रिक भी है, फोकस ऑन इंटरेस्ट ऑफ और स्टेक होल्डर, और शेयर होल्डर पे नहीं करता, स्टेक होल्डर और बाकी सारी चीज़ें जो बताई, सोसाइटी और एम्प्लॉयज़ वगैरह सब पे करता है ध्यान, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ बता देते हैं, ये सब आ गया एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे। देन स्ट्रेंथ क्या है मॉडल की? स्ट्रेंथ चेक एंड बैलेंस है। अब दो बोर्ड है तो एक बोर्ड दूसरे बोर्ड को चेक कर सकता है मैनेजमेंट और सुपरविजन के बीच में, ठीक है। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉय अच्छे से मतलब अपनी वॉइस रख पा रहा है गवर्नेंस में, क्या होनी चाहिए क्या नहीं, इंडस्ट्रियल पीस और कमिटमेंट बना रहेगा जिससे, ठीक है। देन स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, रिलेशनशिप बैंक के और सप्लायर के साथ अच्छे रहेंगे तो स्टेबिलिटी है। कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं है, इंस्टेबिलिटी नहीं आ रही इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट में कैसी भी, ठीक है। देन लेस फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, अब लॉन्ग टर्म पे ध्यान दे रही है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे कम ध्यान देती है। शॉर्ट टर्म अगर मार्केट लॉस भी आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देती है कि लंबा टिकना है भाई। स्टेक होल्डर इंक्लूसिविटी, स्टेक होल्डर की इंक्लूसिविटी है, मतलब कि ब्रॉडर रेस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड जस्ट मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। इनका जो है ना ध्यान, मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने से भी ज़्यादा ब्रॉडर रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेक होल्डर इंक्लूसिविटी का मतलब, ठीक है। देन वीकनेस क्या हो गई जर्मन मॉडल की? वीकनेस क्या क्या है? स्लो डिसीजन मेकिंग है, मतलब लंबा सोचेंगे तो स्लो डिसीजन मेकिंग तो है, और डुअल बोर्ड है तो दो जगह से पास और कंसल्टेशन चाहिए तो थोड़ा डिले हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी कम है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लेस अडेप्टेड टू फास्ट चेंजिंग मार्केट। अगर मार्केट एकदम से चेंज हो रहा है और तुमने लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रखे हैं और आपको इंस्टेंट कुछ चेंज करना है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है एम्प्लॉय के बीच में। इन सुपरविजन में क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन लेबर नेगोशिएशन, तो सुपरविजन और लेबर नेगोशिएशन वगैरह होने में वहाँ लोगों में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, बट इतना तो चलता ही है हर जगह। देन लेस ट्रांसपेरेंसी हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो एक बोर्ड कुछ चीज़ें छुपा ले या डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना हो, क्लियर कम्युनिकेशन ना हो, तो ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है वहाँ। नॉट मार्केट ड्राइवन, मार्केट के हिसाब से नहीं है, लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब मार्केट के हिसाब से नहीं चल पा रहा, तो इन्फ्लुएंस कम है मार्केट फोर्सेस की ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरनल गवर्नेंस ज़्यादा है और लेस एक्टिव कैपिटल मार्केट कम है, ठीक है। देन आप ना सबसे मेन चीज़ ये है आंसर को कोई ऐसा हो एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो ओवरऑल उसका कंक्लूजन सा दे दो एक बार बात घुमा फिरा के, ठीक है, जो आपने लिखा है उसी को एक समरी में।
तो इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, द जर्मन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफर ए यूनिक बैलेंस अप्रोच देता है, सेपरेट करके बोर्ड को सुपरविजन और मैनेजमेंट एम्प्लॉय गवर्नेंस, वाइल इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी देता है स्टेक होल्डर को, और स्टेबिलिटी और स्टेक होल्डर इंक्लूसिविटी देता है, ठीक है। इट में फेस चैलेंजेस, सब वो ये देखो जो ऊपर पड़ा है, बट उसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टू स्टेक होल्डर सेंट्रिक एंग्लो अमेरिकन मॉडल का ऑल्टरनेटिव है। देन पर्टिकुलरली सूटेड फॉर कंपनीज दैट प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे जो ज़्यादा ध्यान देता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के बारे में सोचता है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा ये मॉडल होने वाला है, ठीक है। अब इसका और पार्ट क्या है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न अ कंपनी लाई विद बोर्ड इन जापानीज मॉडल। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी की गवर्न करने में, जो कि बोर्ड ऑफ जापानीज मॉडल को फॉलो करती है। डिस्कस करो तो जापानीज कॉर्पोरेट मॉडल को बता देंगे, ये रिलेशनशिप मॉडल के नाम से जाना जाता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन होता है। जापान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, और बोर्ड जो है वो बहुत बड़ा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर के, बैंक के, एम्प्लॉय के, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं उसमें, ठीक। और यह किरित्सु सिस्टम होता है, इंटरलिंक कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं ये, जो कि प्रमोट करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को, ठीक है। द बोर्ड सेलेक्ट प्रेसिडेंट और सीईओ, बोर्ड सेलेक्ट करेगा ओवरसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी देखने के लिए, एंश्योर दैट कंपनी अलाइन विद सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स को पूरा कर पा रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए, ठीक है। रोल क्या होगा बोर्ड का, मैनेजमेंट को देखेगा कि एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेगा, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए स्टेक होल्डर का, वर्क इन कंजंक्शन विद बैंक एंड गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है, सिंपल है। देयरफॉर इन जापानीज मॉडल द बोर्ड प्ले सेंट्रल रोल, जापानीज मॉडल में बोर्ड का जो है ना सबसे खास रोल है, इसमें हीरो है पिक्चर का, इन गवर्नेंस प्रमोटिंग स्टेबिलिटी, स्टेक होल्डर इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। अब इसी के चॉइस में जो बी पार्ट है ये कौटिल्य वाला है, मैंने बताया था आपको कौटिल्य इन्फ्लुएंस क्या रही मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो पढ़ लेते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र वाला जो आपका टॉपिक है वो पूरा पढ़ लेना, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र अगर नहीं पढ़ा है अभी तो वन शॉट वीडियो पढ़ी है, वो देख सकते हैं आप, बहुत ही 1 या 2 घंटे में करा रखा है शायद। प्रोवाइड टाइमलेस, कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रोवाइड टाइमलेस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस दैट आर रिलेवेंट इवन इन टुडे कॉर्पोरेट, मतलब आज भी उसकी रिलेवेंसी है, इतनी सी बात कर रखी है, ठीक है। लिख देना अपनी भाषा में इसको। देन एथिकल लीडरशिप, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें ये देख लेते हैं, मतलब कि क्या क्या फिलोसफी एम्फेसाइज कर रही है उसकी, एथिकल लीडरशिप कर रही है। द रूलर लीडर मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट एंड सर्व द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लीडर की, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, सर्व करना चाहिए अपने लोगों को, अकाउंटेबिलिटी होनी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, जस्ट एज मिनिस्टर वर अकाउंटेबल टू किंग, जैसे मिनिस्टर भाई जवाबदेही है किंग को कि क्या काम हुआ क्या नहीं, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होंगे बोर्ड को और शेयर होल्डर को, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होगी रिकॉर्ड कीपिंग की, ठीक है। तो कौटिल्य ने क्या बताया, प्रॉपर अकाउंट बने, ऑडिट हो, रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो, तो यही सारी चीज़ें जो वो होती है। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट जो होगी वो मेरिट के बेस पे होगी, परफॉर्मेंस के बेस में होगी, कोई बायसनेस नहीं होगी, फेवरेट नहीं होगा किसी का, विद मॉडर्न एचआर प्रैक्टिस, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। रूलर मस्ट बी एक्सेसिबल हो, सबके लिए अवेलेबल हो, रेस्पॉन्स करे उनकी बातों का। जस्ट एज कॉर्पोरेट लीडर मस्ट एंगेज विद स्टेक होल्डर। देन कंक्लूजन इसका भी क्या आ जाता है, कंक्लूजन में आता है इसके कौटिल्य एम्फेसिस ऑन इंटीग्रिटी, वेलफेयर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, इन सब पे ध्यान दे रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एथिक और पॉलिसीज़ में इसका बहुत ही फाउंडेशनल रोल है। मिनिस्टर वर अकाउंटेबल टू किंग, ठीक है, अकाउंटेबल टू द बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर, ट्रांसपेरेंसी है, मेट्रियोक्रेसी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एक्शन। एक पीडीएफ में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है इसमें, वो प्रॉब्लम क्या है ना, ये कंटेंट यहाँ ज़्यादा डल गया है, ये आंसर यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखा आ गया, ये नहीं है, ये बी पार्ट फिर से क्वेश्चन लिखा गया, फिर यहाँ से आंसर स्टार्ट है, ठीक है, आंसर स्टार्ट है, फिर ये यहाँ तक जा रहा है, कंक्लूजन आ गया, ठीक है। ये कंक्लूजन भी 2 बार आ गया है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप देख लेना और ध्यान से पढ़ लेना इसको यहाँ से, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट का कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस करो, और ये क्यों पॉपुलर है इंडिया में। तो क्लास एक्शन सूट जो है वो लीगल एक्शन फाइल्ड होता है बाय वन और मोर शेयर होल्डर, ठीक है, या फिर डिपॉजिटर के बिहाफ पे,
बाय अ लार्ज ग्रुप विद कॉमन इंटरेस्ट, जिनका मतलब एक ही वो, जैसे प्रोटेस्ट करने लगते हैं ना, कॉमन इंटरेस्ट होता है सबका, तो वो लीगल एक्शन फाइल कर सकते हैं वन और मोर शेयर होल्डर और डिपोजिटर ऑन बिहाफ ऑफ ए लार्जर ग्रुप के बिहाफ पे विद कॉमन इंटरेस्ट अगेंस्ट अ कंपनी, किसी कंपनी और उसके डायरेक्टर के फ्रॉडलेंट, ऑब्रेसिव या मिसलीडिंग एक्ट के अपोज में। इसका लीगल प्रोविजन क्या है? इन इंडिया सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये चीज़ याद रख लेना, अगर कहीं लीगल प्रोविजन वगैरह डाल लो तो एक्ट याद रखना, ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी। एम्पावर शेयर होल्डर एंड डिपोजिटर टू फाइल अ क्लास एक्शन सूट बिफोर द NCLT। NCLT आपने पढ़ा होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ केसेस आते हैं, तो उससे पहले आप ये वो कर सकते थे, सेक्शन 245 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि शेयर होल्डर और डिपॉजिटर को पावर देती थी, वो एक्शन फाइल कर सकते थे बिफोर द NCLT। देन ग्राउंड्स क्या क्या है इसमें? मिसमैनेजमेंट हुआ, मतलब कहाँ कहाँ दिक्कत आई, किस केस में कर सकते हो? फ्रॉडलेंट कंडक्ट हुआ, कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट हुई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, ठीक है। इंडिया में वाई इट इज़ नॉट पॉपुलर इन इंडिया, सॉरी क्वेश्चन पढ़ दिया था, वाई इट इज़ पॉपुलर, पॉपुलर नहीं है इंडिया में, क्यों नहीं है? लोगों को पता नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, मोस्ट स्मॉल शेयर होल्डर आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड प्रोसीजर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, लीगल प्रोसेस है भाई, लेंदी और कॉस्टली तो है इंडिया में, एक एक केस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही है माय लॉर्ड, यही होता है, तो यही हो रहा है। देन फियर ऑफ रिटेलिएशन, शेयर होल्डर में हेसिटेट ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग ब्लैक लिस्टेड एंड हैरेस्ड, ठीक है। रिटेलिएशन का मतलब फियर रहता है इंसान को, मतलब वो हेजिटेट कर पाता है कि ब्लैक लिस्ट ना हो जाए या कोई और दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी तो केस चलेगा, चार झमेले आ सकते हैं, ठीक है। डर का माहौल है मतलब उसके मन में ये। वीक शेयर होल्डर एक्टिविज्म, मतलब शेयर होल्डर एक्टिव नहीं है, अनलाइक द वेस्ट इंडिया हैज़ रिलेटिवली पैसिव इन्वेस्टर बेस, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, इनर्शिया मतलब कि फ्रिक्शन है वहाँ। कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स टेक टाइम टू प्रोसेस सच केसेस, मतलब बहुत टाइम लगता है, विच डिस्करेज फाइलिंग, ठीक है। दस वाइल द प्रोविजन एग्जिस्ट, स्ट्रक्चरल प्रोसीजरल एंड कल्चरल चैलेंजेस ये सब है, मेक इट अन रीयूटिलाइज्ड टूल इन इंडिया। देन इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग में जो है, इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ अनएथिकल एंड शुड बी रेगुलेटेड, बात सही है। तो इस स्टेटमेंट के उसमें आपको कमेंट करना है रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भाई पढ़ लो, अभी अगर ऐसा लग रहा है कि बहाना आ रहा है दिमाग में, मन भाग रहा है तुम्हारा कि अभी कुछ और कर लेता हूँ, पढ़ना नहीं है, पढ़ लो भाई, पेपर है, जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा, एकदम से हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। देन इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ क्या, जो आपके शेयर्स वगैरह हैं उसमें जो है बाई सेलिंग कर लेते हैं, जो कि इनसाइड की इन्फॉर्मेशन होती है ऑफ अ लिस्टेड कंपनी बाय अ पर्सन हु हैज़ एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन जो कि इनसेंसिटिव सेंसिटिव प्राइस इन्फॉर्मेशन जो होती है, उसके आप जो कंपनी का एम्प्लॉय है उसे पता है अंदर क्या चल रहा है। मान लो कंपनी ठप होने वाली है और उसके पास शेयर्स पड़े हैं, तो वो अपना पैसा बचाएगा ना, और वो उसने मार्केट में, मतलब इन्फॉर्मेशन तुमने रिपोर्ट निकाली नहीं है अभी, जो मार्केट की कंडीशन होती पहले ही भाई अपना दाव खेल दिया, तो वो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन डालती है, कंपनीज की ब्रांड वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये अनएथिकल है और अनफेयर, एज इट गिव अनफेयर एडवांटेज टू इंसाइडर एंड अंडरमाइन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन कैपिटल मार्केट। तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो तो गिर ही जाएगा यार, लोगों का पैसा डूब जाएगा। देन वाई इनसाइडर ट्रेडिंग इज अनएथिकल? ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी, इनसाइडर आर यूज़ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसलिए अनएथिकल है, ठीक है। मार्केट मैनिपुलेशन होता है, लेवल प्लेइंग, डिस्टॉर्ट द लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर आर डिस्करेज्ड, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि अनफेयर है यार, जिस गेम में चीटिंग दिख ही रही है उसे कौन खेलना पसंद करेगा। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बताना था हमको। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, इनसाइडर ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर सेबी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2000। देन इसका की प्रोविजन आ जाता है। की प्रोविजन में क्या है? डेफिनेशन दे रखी है इनसाइडर की, जो कोई भी पर्सन कनेक्टेड पर्सन होगा या फिर अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी जिसके पास, वो इनसाइडर माना जाएगा। और अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इंक्लूड
इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डिविडेंड है, मर्जर है, एक्विजिशन है, ठीक है, इन सब से कि क्या होने वाला है ये इंसान को पता है, ये तो ये इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रेडिंग विंडो एंड ट्रेडिंग प्लान्स क्या होता है इसमें? ट्रेडिंग विंडो क्या होती है? कंपनी मस्ट सेट ट्रेडिंग विंडो सेट करती है टू प्रिवेंट इनसाइडर फ्रॉम ट्रेडिंग अराउंड की कॉर्पोरेट इवेंट, और इनसाइडर कैन अडॉप्ट प्री डिक्लेयर ट्रेडिंग प्लान्स, मतलब वो प्री डिक्लेयर होने से पहले ट्रेडिंग प्लान्स जो निकलेंगे कंपनी खुद निकाल लेगी, वो बता देगी आपको कब करना है। तो आप इस प्लान्स में ना मतलब यूज़ कर सकते हो, प्लान ले सकते हो टू अवॉइड मिस यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? प्रमोटर, डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सनल जो है वो डिस्क्लोज करेगा उसकी होल्डिंग और सिक्योरिटीज़ में कोई चेंज तो नहीं, कितना भाई तूने शेयर वगैरह ले रखे हैं वो डिस्क्लोज करेगा सारा। देन कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर कंडक्ट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। एवरी लिस्टेड कंपनी के, हर लिस्टेड कंपनी के पास कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। देन दूसरा ये था क्या क्या होता है, टर्म्स क्या है। अब पेनल प्रोविजन अंडर सेबी एक्ट, जो कि मतलब पेनल्टी के क्या प्रोविजंस है। सेक्शन 15G है सेबी का, जिसमें पेनल्टी इम्पोज हो सकती है 25 करोड़ तक की, और जितना तुमने प्रॉफिट अर्न करा उसका 3 गुना, उसका 3x, ठीक है। सेबी हैज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट, सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है या प्रोहिबिट कर सकती है तुम्हें ट्रेड करने से, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंस क्या है? मतलब क्या पास्ट में हो चुका है। केसेस लाइक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस सेबी, इनके बीच में केस हुआ, राकेश अग्रवाल वर्सेस सेबी के बीच में था। हैव रीइंफोर्स्ड द प्रोविजन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। प्रोहिबिशन जो आया वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इसकी वजह से। देन कोर्ट हैव कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग। कंक्लूजन आप दे देना, जो जो सारी चीज़ें ऊपर हमने डिस्कस करी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। और पार्ट में क्या है? ये ऑप्शनल क्वेश्चन का जो इसका और पार्ट है उसका ए पार्ट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा बनाने में, ये बताना है इसमें। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन होता है? मतलब म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, ठीक है। ये सब जो है वो है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट तगड़ी करते हैं लिस्टेड कंपनीज में, और सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक अनेबल्स देम टू इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में, मतलब वो इन्फ्लुएंस करते हैं और गवर्नेंस प्रैक्टिस में इन्फ्लुएंस करते हैं। देन रोल क्या है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या रोल है, तो इनका एक एक करके रोल देख लेते हैं। बोर्ड ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान रखेगा और चीज़ें देखेगा, इंडिपेंडेंट बोर्ड है कि नहीं, ऑडिट प्रैक्टिस ठीक हो रही है नहीं, सीईओ की अकाउंटेबिलिटी क्या है। देन एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट, एनुअल जनरल मीटिंग होंगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा और की डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, मर्जर के, एग्जीक्यूटिव पे के या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग एंड एक्टिविज्म, प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स इन शेयर होल्डर रेजोल्यूशन एंड रेज इशू टू इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG में, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। देन डिटेरेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट को कम करता है। प्रमोटर का मैनिपुलेशन जो होता है उनके लिए कमरा छोटा कर रहा है, मतलब कि जगह को कम कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन पे ध्यान देता है, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। चैलेंजेस क्या क्या है इसके? चैलेंजेस क्या है? फेल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले कोई एक्ट नहीं कर सकता ड्यू टू सम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फेल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू बिजनेस रिलेशनशिप विद प्रमोटर, ठीक है। नीड फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है इसमें ऑफ देयर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। कंक्लूजन आप जो ऊपर सब पता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, शेयर होल्डर, ये सब डाल देना, पढ़ लेना ध्यान से PDF से। देन डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ बी पार्ट, इसका रिलेवेंस करना है। सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है गांधी जी की, आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है। एक ये कौटिल्य वाला, ये दो टॉपिक तो ना ऐसे घोल के पी जाना, आना ही है। देन इसका आंसर, गांधीज फिलोसफी ऑफ ट्रस्टीशिप इज यूनिक मॉडल, यूनिक मॉडल है किस उसमें मार्केट चेंज, इज अ यूनिक मॉडल ऑफ अनएथिकल बिजनेस वेयर वेल्थ क्रिएटर कैपिटलिस्ट हैं, मतलब कि वेल्थ क्रिएटर जो हैं, कैपिटलिस्ट जो हैं, एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक वेल्थ के वो ट्रस्टीज हैं, यूजिंग देयर एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो ये यूनिक मॉडल है जिसमें कह रहा है कैपिटलिस्ट जो है वो ट्रस्टीज हैं पब्लिक वेल्थ के, वो अपने एसेट्स को यूज़ करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। कोर प्रिंसिपल क्या है ट्रस्टीशिप का? वेल्थ एज अ ट्रस्ट,
ठीक है। वेल्थ शुड नॉट बी ओन एब्सोल्युटली, इंस्टेड इट शुड बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द कम्युनिटी, मतलब एक ट्रस्ट की भावना जनरेट करें। नॉन वायलेंट, गांधी जी जहाँ जाए नॉन वायलेंट हर जगह डाल देना, ठीक है। नॉन वायलेंट इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस से हट जाएगी। ट्रस्टशिप एम्स फॉर अ नॉन एक्सप्लॉयटेटिव एंड एथिकल इकोनॉमिक मॉडल पर ध्यान देगी। मॉरल ओनरशिप, मॉरल मतलब कि मॉरलिटी तुम्हारी सही है, फॉर सोशल वेलफेयर होगी। वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेशन ठीक रहेगा। रिच इंडिविजुअल एंड कंपनी शुड वॉलंटरली लिमिट देयर प्रॉफिट एंड शेयर वेल्थ, वेल्थ को शेयर करे भाई, बांटना शुरू कर दे पैसा, हमें भी दे दो यार 10-15 लाख कोई। सोशल जस्टिस, रिड्यूस इनइक्वालिटी विदाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट बाय अलाइनिंग कैपिटलिस्ट गोल विद पब्लिक गुड्स, ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए होगी। रिलेवेंस टू मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका ये कहाँ रेलिवेंट है मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ESG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये डाल सकते हो। स्टेक होल्डर की गवर्नेंस, प्रमोट इंक्लूसिव कैपिटलिज्म, ठीक है, फोकस ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स। देन एथिकल लीडरशिप होगी, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, वॉलेंट्री कंप्लाइंस होगा, अडेयर टू एथिकल कोड्स के लिए भाई ये अकाउंटेबल होगी। कंक्लूजन में आप यही सब डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द सर्वेन्स-ऑक्सले एक्ट 2002 इन इम्प्रूविंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन USA, ठीक है। तो ये एक्ट क्या था आपको ये बताना है इसमें। तो इसमें क्या है, ऑक्सले एक्ट का क्या फ्रेमवर्क है सारा ये सब बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में US में, ठीक है। तो सर्वेन्स ऑक्सले एक्ट क्यों बना, एनेक्ट करा US के लेजिस्लेशन ने इन द रेस्पॉन्स टू मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुए, जैसे कि ईरॉन में, वर्ल्डकॉम में, टाइको में, जो कि क्यों हुए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दिक्कत थी, ऑडिट इंडिपेंडेंस नहीं थी और बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो इसके की ऑब्जेक्टिव लिख देंगे क्या क्या, टू रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस को फिर से कैपिटल मार्केट में लाना, स्ट्रेंथ करने का कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रेंथ देने का, ठीक है, अनेंस एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी लाने का, इस एक्ट के फीचर्स हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेजर प्रोविजन क्या है और उनके इम्पैक्ट, CEO या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसमें सेक्शन 302 में आता है, टॉप एग्जीक्यूटिव मस्ट बी पर्सनली सर्टिफाइड द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये खुद से देखें भाई एक बार उसको, ठीक है, सर्टिफाई करें, और एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एट द हाईएस्ट लेवल ओनली, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल रिपोर्टिंग सेक्शन 404 में। देन कंपनीज मस्ट एसेस एंड रिपोर्ट इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, मतलब उनको एसेस करे और रिपोर्ट में मतलब असेसमेंट दे, ऐसे इंटरनल कंट्रोल रिपोर्टिंग में ये सब आता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स मस्ट बी अटेस्ट टू दिस असेसमेंट, तो ये सब जानकारी निकालने के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को भी डालना चाहिए इसमें। देन ऑडिट कमेटी रिफॉर्म्स, ऑडिट कमिटीज़ भी पढ़नी है आपको, जैसे कि ऑडिट कमेटी थी, ऑडिट कमेटी में रिफॉर्म्स आने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और एक्सटर्नल ऑडिटर को भाई हायर करो। देन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की जो है डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करेगा ये, और मैंडेटरी ऑडिटर रोटेशन होता रहना चाहिए फॉर द डिस्क्लोजर नॉर्म्स। विशल ब्लोअर प्रैक्टिस, विशल ब्लोअर क्या होता है कि एक इंसान जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है उनको बताए, तो प्रोटेक्ट एम्प्लॉय हु रिपोर्ट अनएथिकल एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, जो बता रहा है उसको भाई सिक्योरिटी दो, उसे प्रोटेक्ट करके रखो। देन एनकरेज अनएथिकल रिपोर्टिंग एंड डेटर रिटेलिएशन। क्रिमिनल पेनल्टीज़ क्या क्या इसमें बताई गई, पेनल्टीज़ फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड टैम्परिंग विद रिकॉर्ड्स हुए तो तब होगी, और क्रिएट अ डिटरेंस इफेक्ट ऑन पोटेंशियल फ्रॉड, ठीक है। कंक्लूजन आप यही सब डाल सकते हैं इसमें। देन इसका बी पार्ट, What was the flaws in corporate governance in Lehman Brothers and led to its collapse? Lehman Brothers एक केस मतलब पढ़ा था हमने, तो उसमें ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म कोलैप्स हुआ 2008 में, बिगेस्ट बैंक्रप्सी हुई हिस्ट्री में, ये बहुत सारे वो हैं, एक वीडियो बनी हुई है, यूनिट 3 का पार्ट 2 है वो, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने ही एक्सप्लेन कर रखा है सारा कुछ उसमें, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट वॉज अ सेंट्रल ट्रिगर ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। की गवर्नेंस फ्लॉज, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, ठीक है, रिस्क ज़्यादा लिया इसने, सब प्राइम मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, हाईली लेवरेज, ठीक है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट पे, लैक ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। ये आप पूरा केस पढ़ना, ये ऐसे पॉइंट्स में समझाने में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को भी ये आंसर अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिखा हुआ, तो इसको आप डिटेल में पूरा इसका कहानी बना के लिखे ना, बाकी कहानी बनाने में तो आप माहिर हो, आई नो,
तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में। व्हाट इज़ द कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इज लेड डाउन बाय द कैडबरी कमेटी। कमेटी आ गई, देखो यहाँ कैडबरी कमेटी क्या है, फॉर्म हुई 1991 in the UK, issued by Cadbury report 1992 to address the financial reporting and accountability। ठीक है, स्पेशली आफ्टर द कॉर्पोरेट स्कैंडल लाइक पॉलीपैक या BCCI का जो स्कैंडल हुआ उसके बाद हुआ। ठीक है, देन की रिकमेंडेशन ऑफ द कोड बेस्ट प्रैक्टिस, इसकी की रिकमेंडेशन क्या क्या थी। रिकमेंडेशन में जो सबसे पहला आ जाता है वो है बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोर्ड की वही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपनी की सक्सेस में, कलेक्टिवली बोर्ड ही कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है और शुड हैव अ क्लियर डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्लियरली पता हो कि इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो बिटवीन द चेयरपर्सन एंड द CEO। देन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में क्या है, एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, और दे शुड ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड मॉनिटर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा ही पॉइंट है। देन ऑडिट कमिटीज़, ऑडिट कमिटीज़ में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करे, इंटरनल कंट्रोल करे और ऑडिट रिपोर्ट ठीक से रिव्यू करते रहे वो। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें क्या है, बैलेंस्ड एंड अंडरस्टैंडेबल असेसमेंट होनी चाहिए कंपनी की पोजीशन की, कहाँ वो लाई कर रहा है। ठीक है, देन रिम्यूनरेशन, इसमें क्या है कि रिम्यूनरेशन कमेटी है, ये भी बनाई जानी चाहिए, मेड अप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए उसमें भी। एग्जीक्यूटिव पे शुड बी अलाइन विद परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए, शेयर होल्डर की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल में इसमें साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूरा पढ़ लेते हैं। तो बोर्ड शुड मेंटेन अ साउंड सिस्टम, मतलब कि ठीक ठाक सिस्टम होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल में। ठीक है, तुम्हारा सिस्टम कैसा, ठीक ठाक सिस्टम बैठाओ अंदर। टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंस क्या है कि क्या सिग्निफिकेंसेस हैं कैडबरी कमेटी की। ठीक है, द कैडबरी कमेटी, द कैडबरी कोड बिकम द फाउंडेशन बनाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स के लिए ग्लोबली। लेटर फ्रेमवर्क लाइक द कंबाइंड कोड UK और OECD प्रिंसिपल के बाद। ठीक है, इन्हें इन्फ्लुएंस किया इसने, मतलब इनका यूज़ है, कैडबरी कमेटी का यूज़ है इन सब में। व्हाट आर द लेटेस्ट OECD के प्रिंसिपल पूछ लिए, ऑन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलेंस। ठीक है, तो इसका क्या है, द OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बेंचमार्क है। लेटेस्ट अपडेट जो आया भाई इसका 2023 में आया, जो कि मॉडर्न चैलेंजेस को इंक्लूड डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी और रेजिलेंस पे ध्यान देता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, मतलब टाइम से चीज़ें बता दो, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर बता दो। एनुअल और इंटरिम रिपोर्ट साल में 1-2 बार, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, ऐसे करके आप रिपोर्ट्स निकालो, रिस्क असेसमेंट में काम आएगी। ठीक है, देन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन रिलेटेड पार्टी डीलिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑन ESG फैक्टर्स, ESG क्या, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स पे डिस्क्लोजर, नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होने चाहिए टू हेल्प शेयर होल्डर एक्सेस लॉन्ग टर्म वैल्यू। टेक्नोलॉजी का यूज़, एनकरेज करा डिजिटल टूल्स को फॉर रियल टाइम एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पे अभी किस चीज़ पे देखा हमने, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, अब सस्टेनेबिलिटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे डिस्क्लोजर कहाँ गया भाई, एंड रिजिलियंस। ठीक है, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंपनीज ऑपरेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, इंप्लीमेंट करो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क फ्रेमवर्क और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, देन स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ब्रॉड ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर की, नॉट जस्ट शेयर होल्डर, मतलब ज़्यादा लोगों की। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, मतलब कैसे कंटिन्यू रखे, प्लानिंग होनी चाहिए तुम्हारी, विद स्टैंड इकोनॉमिक शॉक्स, पैंडेमिक और नेचुरल डिजास्टर से कैसे बच के बिजनेस चलाना है। ब्रॉड ओवरसाइट ऑन सस्टेनेबिलिटी, मतलब सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दो। ठीक है, बोर्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। कंक्लूजन में ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ का ए पार्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट कमेटी पे, ऑडिट कमेटी पे शॉर्ट नोट लिख दो, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी पे एज पर सेबी LODR रेगुलेशन 2015। तो शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे ऑडिट कमेटी पे, मैंडेटरी अंडर सेबी LODR रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट के अंदर ये मैंडेटरी है। 3 डायरेक्टर होंगे एटलीस्ट, जिसमें से 2/3 होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रोल क्या है, देखेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस को, रिव्यू करेगा
ऑडिट रिपोर्ट्स को और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट ऑडिटर का, ठीक है। एंश्योर कंप्लाइंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लाइंस को एंश्योर करेगा। रिव्यू करेगा विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को रिव्यू करेगा, ठीक है, जो कंप्लेंट आएगी। देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी पे शॉर्ट नोट क्या है, इस्टेब्लिश करेगा, इस्टेब्लिश की हुई एड्रेस करने के लिए जो कि शिकायतें हैं शेयर होल्डर की, डिवेंचर होल्डर की और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स की, ठीक है। चेयर्ड बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब इसका चेयरपर्सन होता है मेन भाई जो हीरो है पिक्चर का, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। रोल रोल क्या क्या है इसका, रिजोल्व करेगा इशू जो कि रिलेटेड होंगे किसी से, ट्रांसफर शेयर का, नॉन रिसिप्ट और एनुअल रिपोर्ट का या डिविडेंड का। मॉनिटर करेगा, देख रेख मतलब ध्यान देगा इन्वेस्टर सर्विस स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। एंश्योर करेगा रीएड्रेस, मतलब कि एड्रेस करेगा स्टेक होल्डर की कंप्लेंट्स को और इफेक्टिवली और टाइमली उन्हें सॉल्व भी करेगा, ठीक है। दीज कमिटीज आर एसेंशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिज्म पे। देन फोर्थ का बी पार्ट आ जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन बनाया, पूरा एक इकट्ठा प्रोविजन बनाया रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्सप्लेन विद एटलीस्ट 6 सैलिएंट प्रोविजन, 6 देनी है इसमें, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथ किया। की प्रोविजन क्या है, पहली बोर्ड की कंपोजिशन, मिनिमम डायरेक्टर 3 पब्लिक कंपनीज, फॉर 3 पब्लिक कंपनीज के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 फॉर पब्लिक कंपनीज, ठीक है। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए बोर्ड में, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हों उसमें। व्हाट इज द रोल टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड, देयर रोल क्या होगा उनका, ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना और कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना। ऑडिट कमेटी, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और सर्टेन पब्लिक कंपनीज में मैंडेटरी है लिस्ट होना, और नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी में जो है वो रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट और पे स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल। देन CSR पे ध्यान दे, 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जाए, टर्नओवर या प्रॉफिट का, ठीक है। देन विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसी, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाए टू रिपोर्ट अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है। कलेक्टिवली इन सबको वो क्या, प्रमोट एथिकल कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। देन व्हाट आर द रेगुलेशन पर्टेनिंग, मतलब ये चॉइस वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराना है बस यार, 5-10 मिनट की बात है, देखो वीडियो समझो आराम से, ठीक है। व्हाट आर द रेगुलेशन ऑफ पर्टेनिंग टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रेगुलेशन क्या है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के, सेबी की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर, LODR रिक्वायरमेंट में, जो कि रेगुलेशन है 2015 का, ठीक है। क्या क्या है, सेबी LODR रेगुलेशन में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटीज मस्ट इंश्योर इंडिपेंडेंस हो, डाइवर्सिटी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। की प्रोविजन क्या है, मिनिमम डायरेक्टर 6 डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 1/3 बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। चेयरपर्सन जो है इज एन एग्जीक्यूटिव और रिलेटेड टू द प्रमोटर होगा तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए एक, एटलीस्ट मैंडेटरी। चेयरपर्सन और MD CEO का सेपरेशन है। फॉर टॉप 500 लिस्टेड कंपनी जो है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड मस्ट बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन रिलेटेड, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो और नॉन रिलेटेड हो, रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए टू द MD एंड CEO। टेन्योर और रीअपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, एक साथ 2 टर्म्स के लिए कर सकता है, और एक टर्म कितने का, 5 साल का। रीअपॉइंटमेंट रिक्वायर अ स्पेशल रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स। देन डिस्क्लोजर में क्या आता है, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर वेदर दोज स्किल्स आर प्रेजेंट इन एग्जिस्टिंग मेंबर और नॉट। लिमिट है डिक्टेटरशिप पे भाई, नॉट मोर देन अ पर्सन कैन सर्व एज डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटीज में से ज़्यादा वो नहीं कर सकता सर, नॉट मोर देन 7 कैन बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, ठीक है। डिपेंडेंट के लिए 8 है, ठीक। फोर्थ का बी पार्ट चॉइस वाला, कोटक कमेटी, इसमें बता दिया व्हाट आर द रिकमेंडेशन क्या है कोटक कमेटी की ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड बोर्ड कमिटीज़, ठीक है। यूनिट 4 का पार्ट है शायद आपका, हाँ। कोटक कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो सेवरल मेजर टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस
पर्टिकुलरली रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड कमेटी के ऊपर है। एलिजिबिलिटी एंड डिक्लेरेशन क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेबी गाइडलाइन का क्राइटेरिया जो अभी दिया उसे मीट करे। लिमिटेशन है नंबर ऑफ 7 लिस्टेड एंटिटीज़ में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट अभी बताया। सेपरेशन होना चाहिए प्रोमोटर और ग्रुप का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट ग्रुप मेंबर शुड नॉट क्वालिफाइज एट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देन डिस्क्लोजर होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट शुड बी रिक्वायर्ड, अवेलेबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ बोर्ड मेंबर। ठीक, रिकमेंडेशन क्या थी इसकी, ऑडिट कमेटी हो, नॉमिनेशन एंड रिन्यूमरेशन कमेटी हो, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो, सेक्रेटेरियल ऑडिट हो, मतलब चुपचाप तुमने मटेरियल सब्सिडीज़ वगैरह मतलब तुम एक ऑडिटिंग अपनी अलग से कर रहे हो। ठीक है। देन किंगफिशर एयरलाइन वॉज राइज वॉज क्विक बट फॉल क्विकर, मतलब क्विक तो था किंगफिशर एयरलाइंस का राइज बट जल्दी गिर गया। क्या तुम एग्री कर रहे हो, रीज़न दो अगर एग्री कर रहे हो तो। हाँ भाई ठीक बात है। एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइंस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रैपिड राइज फॉलोड बाय ड्रामेटिक फॉल ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से और गवर्नेंस फेलियर्स की वजह से। अगर कुछ भी चीज़ फॉल हो रही है ना तो आप इसमें ये दे सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर, ये ही रीजन्स रहे हैं। ठीक है। रीज़न क्या है डाउनफॉल का, इररेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्रैक्टिस। ठीक है, ओवर लेवरेज कर दिया और बोरो ज़्यादा ले लिया, बियॉन्ड रीपेमेंट कैपेसिटी थी जितनी उससे ज़्यादा ले लिया। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर विद पुअर रिवेन्यू जनरेशन, कम है हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लिया। पुअर बोर्ड ओवरसाइट, मतलब अच्छे से ठीक से ध्यान नहीं दिया। बोर्ड वॉज कंट्रोल्ड बाय प्रोमोटर विजय माल्या, आ गया भाई इसका नाम। नो इंडिपेंडेंस और चैलेंज टू पुअर डिसीजन। ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, माल्या यूज्ड कंपनी रिसोर्सेज फॉर पर्सनल प्रमोशन के लिए यूज़ करता था। नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। ठीक। ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट, अनप्रॉफिटेबल एक्सपेंशन करा, एयर डेकन एक्यूजन जो करा था इसने। ठीक है। फ्रीक्वेंट रूट और फ्लीट चेंजेस विद नो प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, रूट चेंजेस करता था, फ्लीट चेंजेस करता था। ठीक है। रेगुलेटरी नॉन कंप्लाइंस, रेगुलेटरी नॉन कंप्लाइंस में क्या आता है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सैलरीज एंड स्टेट्यूटरी ड्यूज को मतलब पे ही नहीं कर पाता था। लैप्स लेड टू सस्पेंशन हो गया एयरलाइन का लाइसेंस। देन फेलियर ऑफ लेंडर रेगुलेटर्स, ये भी रीज़न रहा। बैंक लेंट मनी विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस। ठीक है। रेगुलेटर एक्ट ओनली आफ्टर द कॉल। देन कंक्लूजन, रेगुलेटर ने मतलब एक्ट किया कॉलैप्स के बाद, मतलब इन्हें ध्यान देना चाहिए था जो रेगुलेटर्स होते हैं उसके अंदर, ऑडिटिंग वाले जैसे कि। देन कंक्लूजन, किंगफिशर collapse was a failure, ethical conduct, governance structure, financial discipline and board accountability. फिफ्थ का बी पार्ट, वॉट आर द मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज क्या थे यस बैंक में, लेड टू इट्स क्राइसिस। यस बैंक 2020 का एक केस है ऑफ गवर्नेंस ब्रेकडाउन इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर की। इशूज़ क्या है, एग्रेसिव लैंडिंग, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वॉर को इन्होंने लोन दे दिया। रिस्क कंसिडरेशन नहीं थी, मतलब रिस्क की कंसंट्रेशन थी, हैवी एक्सपोजर टू फ्यू सेक्टर, इंक्रीजिंग डिफॉल्ट रिस्क। बोर्ड लेवल का फेलियर था, स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट नहीं थी, कंट्रोल नहीं था। ठीक है, यही सब डालना है। मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट था, राणा कपूर फाउंडर जो था यूज्ड मतलब उस पर इल्ज़ाम जो लगा, यूज्ड द बैंक पर्सनल गेंस को खुद लेंड टू फेवर्ड ग्रुप्स को वो कर्जा दे रहा था। ऑडिटर एंड रेगुलेटर लैब्स, ऑडिटर्स मतलब रिपोर्ट को डिट्रॉइट करा एसेट क्वालिटी को। ठीक है। आरबीआई डिलेड इंटरवेंशन डिस्पाइट वार्निंग साइंस नहीं दिए और डिले कर दिया इंटरवीन करने में। दैन इफेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट और करेक्ट मिसमैनेजमेंट, मतलब वो मिसमैनेजमेंट को करेक्ट नहीं कर पाए और प्रिवेंट नहीं कर पाए। ठीक है। कंक्लूजन आप लिख देना अपने हिसाब से, पूरी कहानी का झोल मझोल। इसका और जो ऑप्शनल है वॉट इज द ICICI वीडियोकॉन फ्रॉडलेंट लोन। ठीक है। CEO ऑफ ICICI बैंक का लैप्स क्या हुआ, तो ये भी जो चीज़ है ना ये आपको वन शॉट में कवर करनी होगी। ये सब वही कहानी आपको यहाँ डाल के दे रखी है, पॉइंट समझ लेते हैं फिर सिंपल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कम थी, फेलियर टू रेस्क्यू। देन बोर्ड का इनेक्शन, वीक इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं था, लैक ऑफ एथिकल लीडरशिप ठीक नहीं थी। ठीक है। इसका बी पार्ट, IL एंड FS ग्रुप क्राइसिस, नीड टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस वॉज अ मेजर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी इंडिया में वो, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने में उसको इन्वॉल्व थी। 2018 में IL एंड FS ग्रुप जो है वो डिफ़ॉल्ट मल्टीपल डेट रिपेमेंट्स किए पे थी, ट्रिगरिंग अ सिस्टमैटिक फाइनेंशियल क्राइसिस एंड मैसिव इरोजन ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस।
का इरोजन हो रखा था, तो इसमें फेलियर्स आए। दूसरा इसमें पार्ट 300 सब्सिडरीज ने करी 90,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ को एक्सीड कर दिया, तो ये सब कहानी डालनी है। गवर्नेंस फेलियर क्या थे इसमें, क्यों थे, मतलब बोर्ड लेवल का फेलियर था, कंट्रोल नहीं था इंटरनल, रिस्क मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज नहीं थी, नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर रिव्यू, क्या चीज़, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, पुअर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, हाई क्रेडिट रेटिंग्स थी जो कि पुअर फाइनेंशियल, जबकि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं थी, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स, मिसलीड इन्वेस्टर, देन इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं था, रेगुलेटरी ओवरसाइट लैप्स हो गया, और जी इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट आया, क्रिएटेड लिक्विडिटी प्रेशर आया, पैसा नहीं बचा, हर्ट द म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस सेक्टर को हर्ट किया, देन को क्या करा इसने, क्रेडिट स्क्वीज कर लिया फॉर एनबीएफसी एंड एमएसएमई, ठीक है, और शैटर्ड पब्लिक ट्रस्ट को भाई ख़त्म कर दिया क्रेडिट रेटिंग्स में, मतलब क्रेडिट रेटिंग्स पे इंसान ध्यान ही क्यों देगा जब रेटिंग्स इतनी अच्छी दिखा रहा हो, हेल्थ ख़राब है, तो रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस। ये आपकी पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ख़त्म हो गई है, सारा कुछ इसमें डिस्कस कर दिया आपका पार्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा या तो कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछते हो, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ लिंक पड़ा हुआ है देख लेना, या टेलीग्राम पे सिंपल सर्च कर लो कॉलेज स्टडीज़ डी स्मॉल लेटर्स में एक साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। बाकी सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लग रही है यार, गर्मी में बैठ के वीडियो बनाई है फॉर द क्लियर।